नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूँ रोहित खेरा। गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास में। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास में। कल लाइव नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब थी, इस कारण कल लाइव नहीं हो पाई थी। आज लेकिन लाइव है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए इस क्लास में। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। और एक बार लाइक का बटन दबा के शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक मॉक टेस्ट यहां पर हम करने वाले हैं, तो जल्दी से शेयर कर दो आप लोग क्लास बस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुनीता जी, विशाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। विनीता जी, आरती जी, देव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, इसके साथ दोस्तों आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर चल रही है टेस्ट सीरीज। जी हाँ, पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी, जिससे आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। 299 रुपए में कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग विनीता जी, आरती जी, विशाल, श्वेता, रानी, प्रकाश, सिल्की मिश्रा जी, मीना सिलावट जी, रानी चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र धांगर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के अगर आपको चाहिए हो तो 2018 के सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड है यहाँ पर, और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पेपर यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जल्दी से जुड़ जाइए। इसके साथ साथ पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, एईपी ग्रुप सर्च कर लीजिएगा, एईपी ग्रुप करके सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। श्रेया जी, अब पहले से बढ़िया तबीयत है, तभी मैं आ गया क्लास लेने। अगर तबीयत नहीं होती तो फिर मैं शायद ही लेता क्लास। चलिए, इसके साथ साथ जिन बच्चों को नहीं मिल रही टेलीग्राम पे पीडीएफ, तो भैया वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, 7049240399 लिंक आएगा व्हाट्सएप का, आप वो ज्वाइन कर लेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज थोड़े से कम क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम मुझे कम मिल पाया था, तबियत भी ठीक नहीं थी, इस कारण मैं आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं ला पाया हूँ। 30 क्वेश्चन का सेट रहने वाला ये, 30 क्वेश्चंस का सेट है ये बेसिकली आज, है ना। तो क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पे कम रहेंगे, तो आज एडजस्ट कर लीजिए। नया पेपर मैं बना रहा हूं, तो कल पूरा फुल लेंथ टेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और थोड़े से क्वेश्चन आज के टफ हो सकते हैं क्योंकि यूजीसी से मैंने उठाए हैं, बट कोशिश करेंगे जितना हो सकता है आप लोग बनाइएगा इसको, है ना। चलिए, साधना जी, पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूजा, सुमिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोशियोलॉजी का भी मैं वीडियो ले आता हूं, आज या कल में ले आऊंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। वर्षा जी, बिल्कुल। इंटरनल वैलिडिटी रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जी हाँ, आंतरिक वैधता की बात हो रही है, यहां पर इंटरनल वैलिडिटी की बात हो रही है। इसका जो मतलब है वो क्या है, इंटरनल वैलिडिटी, है ना। बोल रहा है एबिलिटी टू infer that a causal relationship exists between two variables, the extent which study result can be generalized to and cross population of person, setting and time, the use of effective measurement instrument in the study, या ability to generalize study result individual not included in the study। जी हाँ, आंतरिक वैधता की बात हो रही है, वैलिडिटी की बात हो रही है यहाँ पर। जल्दी आपको बताना है। सर व्हाट्सएप में पीडीएफ नहीं मिला। देखिए, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ जाता है, तो पुराने स्टूडेंट्स का नीचे चला जाता है मैसेज, तो हो सकता है मैं नहीं दे पाया हूं, अभी मेरी तबीयत भी खराब थी, तो मैंने व्हाट्सएप उतना चेक नहीं किया सभी का, है ना। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में जरूर आ जाती है पीडीएफ, और टेलीग्राम में तो आपको पुरानी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो एक बार आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो पुरानी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए, बात हो रही है यहां पर इंटरनल वैलिडिटी की। हाँ, बताइए क्या होती है भाई इंटरनल वैलिडिटी। हाँ,
वैलिडिटी आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक होती है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च की। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसमें आप देखेंगे वैलिडिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में से है, जो कि किसके लिए स्टैंड करती है, एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर। मतलब जो रिसर्च में आप प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हो उसकी जो एक्यूरेसी है ना, वो या फिर जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, जो टेस्ट यूज कर रहे हो, वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, एक्चुअली में वैलिडिटी कहलाती है। वैलिडिटी कई टाइप की होती है, जैसे मैं बात करूं इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, बेसिकली आपकी जब आपके दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं ना, जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं बेसिकली, है ना, और जो रिलेशनशिप बनता है आपका रिसर्चर के रिसर्च में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में, वो बेसिकली आपकी इंटरनल वैलिडिटी है ना। और इसको हम लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में जब हम देखते हैं, तो जब आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तब वहां पर आपकी जो वैलिडिटी होती है वो इंटरनल वैलिडिटी होती है। ऐसे ही आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी भी होती है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, जो रिसर्च हम फाइंड करते हैं एक्सटर्नल सिचुएशंस पे, मतलब बाहरी सोर्सेस से हम अगर कोई चीजें कर रहे हैं तो वो बेसिकली आपकी क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। जैसे किसी ने पहले वो करके रखी है रिसर्च, उसी के रिजल्ट पे हम चीजें देख रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गई। ऐसे ही आपकी फेस वैलिडिटी होती है। फेस वैलिडिटी होती है कब, जब आप क्या करते हो, सर्वे के थ्रू या फिर क्वेश्चननायर के थ्रू आप एक्यूरेसी लेके आते हो। ऐसी आपकी कंटेंट वैलिडिटी भी होती है ना। कंटेंट वैलिडिटी आपकी किस तरह से आपने मेथड यूज की, इंडिकेटर कैसा यूज किया, वो आपकी कंटेंट वैलिडिटी हो जाती है। ऐसी आपकी क्राइटेरिया वैलिडिटी भी होती है ना, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी होती है। तो अलग अलग वैलिडिटी के टाइप होते हैं। यहां पर उसने इंटरनल की बात की है, तो मैंने अभी बताया जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल है या दो से ज्यादा वेरिएबल है, तब जो वो रिलेशन होता है वो कहलाता है बेसिकली आपका इंटरनल वैलिडिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, की अनुमान लगाने के लिए दो चरों के बीच में जो आकस्मिक संबंध होता है या रिलेशनशिप होता है, वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, इंटरनल वैलिडिटी कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको सभी जो वैलिडिटी होती हैं वो मैंने आपको डिस्कस की। 6 प्रकार की वैलिडिटी होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, है ना, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, है ना, इसके अलावा कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी और आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, मैं साइड हो जाऊंगा। अगली बार से मैं इतने ही में क्वेश्चन लाया करूंगा कि मैं भी दिखूं और पीडीएफ भी दिखे, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, नहीं तो मैं साइड में ही खड़ा रहता हूं, है ना। चलिए, गुड इवनिंग दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे हिसाब से सभी को वैलिडिटी क्लियर हो चुकी है, कौन कौन सी वैलिडिटी होती है। रिसर्च जब आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग में ही, तो कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ेंगे तो वैलिडिटी उसमें से कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वहां से क्वेश्चन आपको आने की संभावना अधिक है, तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज यूज्ड व्हेन रिसर्चर वांट टू डिटरमाइन। जी हां, अवलोकन विधि का जो उपयोग करने को बोल रहा है, कब किया जाता है, जब बिलीफ ऑफ पार्टिसिपेंट, एटीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट, बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट या पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेंट। अब आपको बताना है कब बेसिकली यूज किया जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन मेथड का। हाँ, देखिए, डाटा कलेक्शन जब आप करते हैं, है ना, तो वहां पर बेसिकली आप क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं ना। उसी में से एक मेथड होती है ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होती है, वो मेथड जब आप लोगों को देखकर उस डाटा को क्या करते हैं, या उनके बिहेवियर को देखकर डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे कोई इवेंट हो गया, है ना, उसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखी आपने लोगों की, है ना, उससे आपने आइडिया लिया, है ना। तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप की होती है ना। जैसे यहां पर बात हो रही है ऑब्जर्वेशन मेथड की, तो वो भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे एक होती है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, पूरा कंट्रोल रहता है ऑब्जर्वर पे और ऑब्जर्व मेथड पे, है ना। इसी प्रकार आपका बेसिकली नेचुरलाइज ऑब्जर्वेशन भी होता है, जिसमें आप नेचुरल जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे ही आपका होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, है ना। तो बेसिकली ये सब
टाइप है किसकी, ऑब्जर्वेशन मेथड की। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि भैया डाटा कलेक्शन यूज किया जाता है रिसर्चर जब उसको डिटरमाइन करना हो, तो यहां पर जाहिर सी बात है ऑब्जर्व किसको कर रहे हो आप, ऑब्जर्व कर रहे हो किसी व्यक्ति को, तो उसके बिहेवियर, जी हाँ, उसके बिहेवियर पे आपका क्या करेगा, पूरा का पूरा डिपेंड करेगा, है ना, बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना। जो पार्टिसिपेंट होगा उसका बेसिकली बिहेवियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक टाइप ही है बिहेवियर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, है ना। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाटा कलेक्शन के लिए, तभी जाके आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपकी यहां पर आती है ना। चलिए, यहां पर पर्सनल एक्सपीरियंस और पार्टिसिपेंट नहीं भैया, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस क्यों आंसर कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहां पर। हाँ, यहां पर बात हो रही है पार्टिसिपेंट्स की, है ना, बेसिकली। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर वेरिएबल। कौन सी रिसर्च में जो रिलेशनशिप होती है 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में होती है। ऑप्शन में है सर्वे, कोरिलेशन, एक्शन या डायनामिक। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, हाँ, सर्वे आपने पढ़ा है, जैसे पहला ऑप्शन है यहां पे सर्वे। तो सर्वे आपको पता है ना, सर्वे में क्या होता है, हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, है ना, इंडिविजुअल का थ्रू उनके रिस्पॉन्स। मतलब हम खड़े हो जाते हैं मार्केट में, 10 लोग से पूछते हैं आप बीड़ी पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, आप गुटखा खाते हैं। हमने अलग अलग लोगों से ऐसे पूछा, तो वो बेसिकली सर्वे है ना। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक एक के पास जाके, वो सर्वे मेथड हो गई। अब बात आती है कोरिलेशन मेथड की। कोरिलेशन मेथड जो है नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। कोरिलेशन को क्या कहा जाता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना। अभी नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल को हम रिलेशनशिप के थ्रू क्या करते हैं, मेजर करते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं कि भाई कोई भी मैं वैल्यू ले लूं कि मैंने 1 से -1 से +1 तक जाना है, तो यहां पर क्या है, बेसिकली एक वैल्यू फिक्स हो चुकी है ना, कि मुझे इस वैल्यू से इस वैल्यू तक जाना है, मुझे +1 तक जाना है -1 से। तो यहां पर एक वैल्यू फिक्स हो गई, कॉर्नर फिक्स हो चुका है कि यहां से यहां तक मुझे चीजें करनी है। तो एक दूसरे पर निर्भर है ये वेरिएबल, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोरिलेशन रिसर्च कहा जाता है ना। जब 2 या 2 वेरिएबल पे आप क्या करें, रिलेशनशिप बन जाए, है ना, तो उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। बात आती है यहां पर अब एक्शन रिसर्च की। तो एक्शन रिसर्च क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, साइक्लिक नेचर की होती है। जैसे टीचिंग भी एक तरह से क्या है, एक्शन है ना। टीचिंग भी आपकी क्या एक्शन है। मैंने आज पढ़ाया, है ना, मुझे लगा कि नहीं यार क्वेश्चन थोड़े और बढ़िया होने चाहिए थे, तो कल मैंने उस पे और क्वेश्चन डाले, फिर आपका फीडबैक लिया, फिर आपने बोला सर और क्वेश्चन लाइए। तो कुल मिला के वो एक्शन रिसर्च मेथड हो गई, जिसमें साइक्लिक ऑर्डर चलता जाए, तो वो आपका क्या है, एक्शन रिसर्च है। और डायनेमिक का तो मतलब ही समझ में आ रहा है। डायनेमिक मतलब जो चेंज होती रहती है नेचर के अकॉर्डिंग, वो डायनेमिक होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा क्वेश्चन आपको छोटा दिखेगा, तो इसको जूम मैं कैसे करूं, मैं आपको यहां पर हल्का जूम कर देता हूं, फिर जूम आउट कर दूंगा। तो आप इसको पढ़ लीजिए पहले अच्छे से, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। हाँ, यहां पर एक्चुअली बात हो रही है कि इनमें से जो है नेगेटिव इंप्लीमेशन है रिसर्च एथिक्स का, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई सेट विच डस नॉट नेगेटिव इंप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। अनुसंधान नीति शास्त्र के अनुसार नकारात्मक वाला जो पॉइंट है यहां पर आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैंने बिल्कुल ऊपर कर दिया है, अब आपको सही से दिखेंगे। हाँ, पहला पॉइंट है रिसर्चर क्रिटिकली लुक एट फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च। दूसरा बोल रहा है रिलेटेड स्टडी आर सिटेटेड विथ प्रॉपर रेफरेंस, रिसर्च फाइंडिंग आर मेड
द बेसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग या कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस। फिर है रिसर्च स्टडी इज रेप्लिकेटेड विथ व्यू टू वेरीफाई एविडेंस फ्रॉम अदर रिसर्च एंड बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी स्टडी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है यहां पर करेक्ट बैठ रहा है, ये आपको बताना है। चलिए, रिसर्च इथिक्स की बात हो रही है यहां पर। इथिक्स मतलब नीति, कि भाई कोई भी काम करो तो इथिक्स के साथ करना चाहिए, है ना। वैसे ही रिसर्च में आपका एक मोरल प्रिंसिपल होते हैं, वो यहां पर आपको बताने हैं, है ना। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है जुबला जी। सोशलॉजी की किस तरह का कैसा रहेगा, मैं उस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो ले आऊंगा सोशलॉजी पे, तो एक बार वो देख लीजिएगा तो आपका बहुत चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। चलिए, हाँ देखो, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिशन एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग जो इथिक्स होती है, पहला तो होता है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे जो बात होती है वो करनी चाहिए, है ना। कॉन्सिक्वेंस के मल्टीपल रोल पे बात होनी चाहिए, है ना। जो इंफॉर्मेशन या रूल फॉलो आपने किया है, प्राइवेसी जो यूज की है, उसकी चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज कहता है कौन, ये चीज कहता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसके अलावा रिसर्च जो हो हमेशा वो दूसरी के लिए स्टडी होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो पहला वाला बिल्कुल सही है ना, पहला वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है यहां पर। अगर आप इसको देखेंगे कि रिसर्च क्रिटिकली लुक एट फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च, तो भैया दूसरी रिसर्च के लिए भी आप चीजें करते हो, क्योंकि एक रिसर्च बस नहीं होगी, उसके साथ साथ आप दूसरी रिसर्च भी करोगे, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि रिसर्च फाइंडिंग आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी जो बनाते हैं उसके हिसाब से ही आप क्या करते हो, बेसिकली रिसर्च आगे बढ़ाते हो। अगर आपको गवर्नमेंट ने रोक लगा दी कि नहीं भैया इस पे शोध ही नहीं करना है, तो आप उस पर शोध कर पाओगे क्या, इलीगली नहीं कर पाओगे। तो जो पॉलिसी रहेगी उसी के हिसाब से आप क्या कर पाते हो, शोध कर पाओगे। तो थर्ड वाला बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। इसी प्रकार आपका फिफ्थ वाला आप देखिए, फिफ्थ वाला यहां पर देखिए कि रिसर्च स्टडी इज रेप्लिकेटेड विथ व्यू टू वेरीफाई एविडेंस फ्रॉम अदर रिसर्च। तो रिसर्च जब की जाती है तो उसका जो एविडेंस है दूसरी रिसर्च से आपको मिलना चाहिए। जैसे भाई कोविड में आपने वैक्सीन बना दी, अब कोविड में आपने वैक्सीन तो बना दी, लेकिन उसका कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपने उस पर रिसर्च की ना, कि भाई किसी को डोज लगाया कोविड का, उसके बाद उसकी स्टडी की, फिर आपने देखा हाँ इसके अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर कोविड से लड़ने के लिए चीजें पैदा हो चुकी हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि 3 पॉइंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ, है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ, सॉरी फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, है ना, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिसर्च बेसिकली आपकी कैसी होनी चाहिए भाई साहब, दूसरी रिसर्च को टारगेट करके होना चाहिए, पॉलिसी के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसे ही आपका रिसर्च का जो होगा वो एविडेंस के अकॉर्डिंग आपकी चीज होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ जो होंगे करेक्ट होंगे, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहां पर। मैंने कल के परसों की क्लास में वर्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ाया था, ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। हाँ, हाँ, क्या कहते हैं इसे, लैटरल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, लैटरल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, लैटरल कम्युनिकेशन के नाम से भी, है ना। इसको लैटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और बैकबोन है बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इसमें बताना है बेसिकली आपका नकारात्मक नहीं है जो, है ना, डू नॉट हैव नेगेटिव इंप्लीकेशन, जो नेगेटिव नहीं है वो वाले बताना है, मतलब पॉजिटिव बताना है बेसिकली, है ना। चलिए,
नेगेटिव नहीं है जो वो बोला है। ये देखिए अच्छे से पढ़िए आप, यहां पर अच्छे से पढ़िए भाई, ये देखिए यहां पे आप अच्छे से पढ़िए, है ना, अच्छे से पढ़िए। यहां पर देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, विच डस नॉट हैव नेगेटिव इंप्लीकेशन फॉर रिसर्च एथिक्स, है ना। तो बेसिकली आपको यहां पर क्या बताना है, जिसके नेगेटिव पॉइंट ना हो, है ना, पॉजिटिव बताने। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल का तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, है ना भाई। फेस टू फेस करना है, टेलीफोनिक करना है, पीरियोडिकल मीटिंग करनी है, तो ये लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है ना। इसमें आप देखेंगे एक ही लाइन में सब बेसिकली आपके क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको पहले समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है कि टीचर शुड स्ट्राइव टू अवॉइड डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स इशू। बोला जा रहा है क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड फैसिलिटेट अ मूवमेंट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग सिंपल इशू टू कॉम्प्लेक्स इशू। अब आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। चलिए बताइए भाई साहब। हाँ, टीचर शुड स्ट्राइव टू अवॉइड डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स इशू। बोला जा रहा है कि भैया टीचर को जो कॉम्प्लेक्स इशू हैं उसे बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। हाँ बताइए, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? क्लास में टफ क्वेश्चन आ गया तो टीचर उसको छोड़ देगा क्या? टफ तो सबसे पहले करवाना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर कॉन्सेप्ट है कोई भी आपके सब्जेक्ट में, तो उसको तो पहले पढ़ाना चाहिए बच्चों को। इजी तो बच्चे खुद से भी कर सकते हैं। तो भाई यहां पर बोला जा रहा है कि टीचर को जो है डिस्कशन कॉम्प्लेक्स इशू को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा है क्या? आप खुद बताइए। आप स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, ऐसा हुआ है आपके साथ? हमेशा वो टॉपिक पढ़ा दिया जाता है टीचर के द्वारा जो बच्चों को टफ लगता है या समझ में नहीं आता या कठिन होता है। तो बिल्कुल पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। तो भैया दो ऑप्शन तो यहां पर गलत ही हो गए, आखिरी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ए जो गलत है, आर यहां पर ट्रू है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी फैसिलिटेट अ मूवमेंट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग सिंपल इशू टू कॉम्प्लेक्स। मतलब बच्चों को हम क्या करते हैं, पहले हमने गुणा सिखाया 2 नंबर का, 2 से 3 पे आए, 3 से 4 नंबर पे आ गए, 5 नंबर पे आ गए। तो बेसिकली हमने सिंपल से धीरे 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 लेवल बढ़ाते गए और आगे हमने चीजें सिखा दी, है ना। तो बेसिकली वही चीज है कि हम जो चीजें सिखा रहे हैं बच्चों को, तो सिंपल से टफ की ओर जाना चाहिए और ये नहीं कि हमें सिखाना ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल डी आंसर इसका सही हो जाएगा। वेरी गुड, बाकी सभी ने आंसर किया है। चलिए इसी बात पर लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, है ना। लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरी बात सुनिए प्लीज। संगीता जी क्या बोल रही हैं आप? आपकी बात भी सुनेंगे, आप बोलिए। बेटा वर्टिकल मैंने बताया था, वर्टिकल ऊपर से नीचे जो होता है उसमें भी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड होता है। वर्टिकल में क्या होता है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड होता है। डाउनवर्ड मतलब बॉस अपने जूनियर्स को बोलेगा कोई बातें, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गई। अपवर्ड मतलब क्या होता है, जो नीचे वाले लोग हैं, सुपरवाइजर किसको बोलेगा, बॉस को बोलेगा, वो अपवर्ड हो गई, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया सभी को। हाँ ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैरियर वेरिएबल इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन सा वेरिएबल जो है बैरियर नहीं है? यहां पर बैरियर की बात हो रही है भैया, यहां पर क्लाइमेट, कल्चर और क्यूरियोसिटी। चलिए बताइए, बैरियर की बात हो रही है। अब देखिए बैरियर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए बैरियर को अगर मैं बांटूं तो बैरियर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं समझा रहा हूं आपको, समझिएगा ध्यान से। वैसे इसका आंसर सभी को पता है, आई कांटेक्ट है ना। सभी को पता है आई कांटेक्ट बैरियर नहीं है। आई कांटेक्ट बहुत अच्छी चीज है। अगर आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, तो आई कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। तो ये तो ठीक है। अब बात करते हैं बैरियर की। तो देखिए बैरियर को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है बैरियर को? 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा बैरियर भाई साहब? अगर मैं बात करूं तो एटीट्यूडनल बैरियर, है ना। एटीट्यूड के कारण जो बैरियर बनता है ना। ऐसे ही आपका कल्चर के कारण जो बैरियर बनता है ना, कल्चर के कारण बैरियर बनेगा। ऐसे ही आपका इमोशन, जी हां इमोशन के कारण बैरियर बनेगा। ऐसे ही आपका बैरियर बनता है किसके कारण? लैंग्वेज के कारण।
ऐसे ही आपका बैरियर बनता है वो एनवायरमेंट के कारण बनता है। तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो बैरियर हो गए 5 टाइप के, एटीट्यूड के कारण, कल्चर के कारण, इमोशन के कारण, लैंग्वेज के कारण और एनवायरमेंट के कारण। अब बात करते हैं यहां पर जैसे लैंग्वेज के कारण, है ना। तो लैंग्वेज के कारण कैसे होगा, जैसे मुझे तेलुगु आती है, आपको तमिल आती है, तो वो बैरियर बन गया, है ना। तो लैंग्वेज के कारण जो बैरियर हुआ वो तो आपने समझ लिया, भाई मैं बोल रहा हूं तेलुगु, आप तमिल बोल रहे हैं, दोनों को समझ नहीं आ रहा है, या मैं हिंदी बोल रहा हूं, वो सामने से रशियन बोल रहा है, दोनों को समझ नहीं आ रहा है ना। तो लैंग्वेज हो गया। इमोशन के कारण कैसे हो सकता है भाई साहब, है ना। इमोशन के कारण कैसे हो सकता है, जैसे कई बार कोई इंसान आपसे गुस्सा हो जाता है, फोन काट देता, नहीं मुझे बात नहीं करनी, तुम धोखेबाज हो, ये है वो है, तो कोई सुनता ही नहीं है, इमोशनली फूल हो जाता है, तो इमोशन वहां पर आपका आ जाता है। तो वो भी एक तरह से क्या है, बैरियर है। गुस्से में एकदम, नहीं मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, तू चला जा, इस तरह से, है ना। होता है ना आप लोगों के साथ भी, कई बार आपने देखा होगा कि सामने वाला गुस्सा हो जाता है, या छोटे बच्चे हैं अगर आपके, है ना, जैसे मेरी 2 डॉटर हैं, तो उनको अगर मैं टॉफी नहीं दूं तो गुस्सा हो जाती है, इमोशनल बैरियर बन जाता है ना। जैसे आप लोग के भी बच्चे होंगे, है ना, तो उनके साथ भी यही होता है कि कोई चीज मना कर दो तो वो भी क्या करते हैं, एकदम लौट जाते नीचे जमीन पे। तो वो कैसा है, आप बोलना चाह रहे हो कि ले ले बेटा ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन वो रोते रहते, फिर उठाओ, चुप कराओ थोड़ा सा, तब जाके होता है। तो वो इमोशनल बैरियर हो गया, है ना। इसी प्रकार एटीट्यूड बैरियर जो होता है बेसिकली आपकी किसके लिए होता है, जो बिहेवियर हो गया आपका, परसेप्शन हो गया। जैसे किसी ने बोला कि रुको तो, है ना, जैसे मैंने बोला रुको तो किसी को लग गया अरे यार तुम मेरे को चिल्ला के बोल रहे हो। कई बार होता ना, सुनो तो तुम्हें मैसेज करता हूं मैं, अर्जेंट मीटिंग बैठा हूं, तो सामने वाले को लग गया वाइफ को कि नहीं यार ये तो मेरे को चिल्ला के बोल रहा है, तुमने मेरा फोन काट दिया। तो ये बेसिकली एटीट्यूड परसेप्शन की बात हो जाती है ना। बिल्कुल परसेप्शन यहां पर आ गया आपका, तो एटीट्यूड आ गया बेसिकली, है ना। ऐसी कल्चर की बात करें तो कल्चरल डिफरेंस कैसे मिसकंप्रीमेंट होता है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग बोला जाता है। जैसे अगर आप बिहार जाएंगे तो बिहार में आप क्या बोलते हैं, गुपचुप बोलते हैं, है ना, गुपचुप बोलते हैं, है ना। वही मध्य प्रदेश में आप पानी पूरी बोलते हैं, पानी पूरी, या फिर आपकी इंदौर में पताशे बोलते हैं, है ना, इंदौर में पताशे बोलते हैं। लेकिन बिहार जाओगे तो बिहार में गुपचुप बोलते हैं, और लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश में गुपचुप नाम की एक मिठाई है ना। तो बेसिकली आप देख रहे हैं ये कल्चरल बिहेवियर हो गया, है ना, बैरियर हो गया, क्योंकि वहां पर गुपचुप पानी पताशों को बोला जाता है, हमारे यहां पताशे बोले जाते हैं। और यही कटनी साइड चले जाओगे तो कटनी में पताशे नहीं बोलते, कटनी में पताशे जो दिवाली में आपने देखे होंगे, जब पूजा होती है तो दिवाली में जो मिठाई टाइप की होती है ना शक्कर की, तो वो बेसिकली आपका पताशे कहलाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि वो एक्चुअली में क्या है, कल्चर बैरियर हो जाता है। फिर आता है एनवायरमेंट के कारण, है ना। अब एनवायरमेंट के कारण कैसे होगा, एनवायरमेंट के कारण कैसे होगा बताइए। कई बार क्या होता है एनवायरमेंट के कारण बैरियर कैसे बनता है, कि कोई चीज आप बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, पूरी नहीं हो रही है ना। तो वो बेसिकली आपका क्या होता है, एनवायरमेंट के कारण होता है। बिल्कुल हाँ, जैसे अहमदाबाद में पकौड़ी बोलते, तो वही मैं कह रहा हूं। तो ये एक्चुअली में क्या है, कल्चर बैरियर कहलाता है। और वैसे ही आपका एनवायरमेंट क्या हो गया, जो आपका फ्रिक्वेंटरी हिंडर आ गए। एनवायरमेंट मतलब एक तरह से मीडियम की बात हो गई, है ना। जैसे आप फोन पे बात करो, बार बार आपका फोन कट जा रहा है ना, और सामने वाले को लग रहा है कि नहीं यार इसने जानबूझ के काट दिया, तो ये बेसिकली आप देखोगे क्या कहलाता है, आपका एनवायरमेंट बैरियर कहलाता है। तो मैंने यहां पर आपको देखिए शॉर्ट में पूरे बैरियर समझा दिए हैं। अब इस पे क्वेश्चन अगर आता है तो गारंटी आपसे बन जाएगा, इतना मैं 100% छोटी के साथ कह सकता हूं। 5 आपके बैरियर थे, 5 बैरियर मैंने आपको बता दिए, है ना। तो बेसिकली ये चीजें आपकी हो जाएंगी। 1 लाख के आसपास समीक्षा जी बैठने वाले हैं। जी हाँ, 1 लाख स्टूडेंट ने सेट का फॉर्म दिया है, फिर भी आप 80 to 90,000 मान लो कि लोग अपीयर होंगे, 10 से 20% चलो नहीं भी होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्टेज का दे रखा है, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा, मैसेज रिसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग,
और रिएक्शन। सर कोई आप आसपास हो और बात नहीं कर पा रहा, वो भी बिल्कुल एक तरह से एनवायरनमेंट है। कई बार होता है ना कि रात को बाबू का कॉल आ गया लेकिन पापा सामने ही बैठे, तो आप ना हाँ कर पाते हो ना वो कर पाते हो, तो वो भी एक तरह से एनवायरमेंटली है। पापा वहां पर एक तरह से क्या है आपके, एक तरह से तूफान का काम कर देंगे अगर आपने हाँ हूं किया तो, है ना। तो वो भी एक तरह से एनवायरमेंटल है, बिल्कुल। चलिए जल्दी बताइए, इसमें सीक्वेंस आपको बताना है कि सीक्वेंस क्या होगा इसका। चलिए हाँ, देखिए कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या होता है, आइडिया फॉर्मेशन होता है ना। अगर मैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो सबसे पहला काम क्या है, आइडिया का फॉर्मेशन होना। आइडिया बनाओगे कि क्या बोलना है, ये पहला काम होता है ना। अब यहां पर आप देखिए लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा, मैसेज रिसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, रिएक्शन। अब आपको सही सीक्वेंस बताना है। जैसे ही आपने आइडिया फॉर्मेट किया, अब मैसेज आपका जाएगा और क्या होगा, एनकोड होगा। मैसेज आपका एनकोडिंग होगी। एनकोडिंग के बाद क्या होता है, एनकोडिंग के बाद मैसेज का ट्रांसमिशन होता है ना। मैसेज क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन के बाद आपका क्या होता है भाई साहब, ट्रांसमिशन के बाद आपकी डिकोडिंग होगी उस चीज की जो आपने कोड करके भेजा है। डिकोडिंग के बाद आपका क्या होता है, फीडबैक आएगा। लास्ट में आपका फीडबैक आएगा सामने वाले से। तो अगर नॉर्मल देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो यही स्टेप है, आइडिया फॉर्मेशन, मैसेज एनकोडिंग, मैसेज ट्रांसमिशन, डिकोडिंग एंड फीडबैक। अब यहां पर बात करते हैं, तो पहले आपका आएगा डाटा, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा। तो सबसे पहला आप डाटा ट्रांसमिट करेंगे, तो पहला हो जाएगा ये। तो ये दो ऑप्शन अपने आप कट गए। उसके बाद आपका आएगा मैसेज का रिसेप्शन, मैसेज को आप भेजेंगे, है ना। फिर आपका हो गया मैसेज का रिसेप्शन। उसके बाद सामने वाला उस मैसेज को पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो BCD हो गया। अंडरस्टैंड के बाद वो क्या करेगा, लेवल ऑफ एक्सेप्ट करेगा कि भैया मुझे मैसेज को लेना है कि नहीं लेना है, और लास्ट में उसका वो फीडबैक देगा यानी रिएक्शन देगा। तो यहां पर BCDAE आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी बी नहीं, डी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा, BCDAE, है ना। ए आएगा पहले, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, और लास्ट में वो क्या देगा, फीडबैक देगा, रिएक्शन देगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं है। और एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। 74 लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा मुझ पे रहम करो, है ना। तो लाइक का बटन जरूर दबा दो अगर क्लास पसंद आ रही है ना। बिल्कुल क्वालिफाई होके ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बीइंग अ स्मार्ट कंज्यूमर ऑफ मीडिया मीन्स। बीइंग अ स्मार्ट कंज्यूमर ऑफ मीडिया मीन्स, इसका मतलब क्या है, बीइंग adept at recognizing subtle and not subtle form of message, believe in few mass media channel, disbelieve in message received, या following a few select TV channel on one like। चलिए अब इसका बताना है कि भैया इसका मीनिंग क्या है। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, बात हो रही है यहां पर स्मार्ट कंज्यूमर की, याद रखिएगा, स्मार्ट कंज्यूमर। हाँ, स्मार्ट कंज्यूमर की बात हो रही है। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स स्मार्ट कंज्यूमर की? कोई भी कंज्यूमर, कोई भी जो है वो स्मार्ट कब है, जब वो किसी स्कैम को या फ्रॉड को अवॉइड करे, है ना। स्कैम और फ्रॉड को क्या कर रहा है, अगर वो अवॉइड करता है तो वो स्मार्ट है ना। कई बार आपने होता है ना कि इंस्टाग्राम पे या कहीं पे आप रील वील देख लेते हैं कि आईफोन मिल रहा है 20,000 में पेटी पैक, तो कई होते हैं स्मार्ट नहीं, लेकिन कई देखते ही बोल देते हैं यार ये स्कैम है, फ्रॉड है, इतने सस्ते में तो मिल ही नहीं सकता आईफोन, है ना। तो वो क्या है, स्कैम अवॉइड करते हैं। उसके बाद कोई भी चीज खरीदेंगे, कोई भी चीज खरीदेंगे तो रिसर्च करेंगे। बिना रिसर्च के कुछ नहीं खरीदते भाई साहब। जैसे मैंने
मैंने कार खरीदनी थी तो मैंने कम से कम 6 महीने तक तो रिसर्च ही की कि मारुति की लूं कि टाटा की लूं कि किया की लूं या कौन सी ब्रांड की लूं। तो मैंने सभी का कंपैरिजन किया, क्रैश टेस्ट देखा, ये देखा वो देखा, उसके बाद पूरा जाके मैंने क्या किया, चीजें कंफर्म की कि हाँ भाई अब मैं सेटिस्फाई हो चुका हूं। तो मैंने रिसर्च की, उसके बाद उस वैल्यू का हमने देखा कि भाई मैं इस पे इतने पैसे डाल रहा हूं तो ये पैसे डालना सही है, गुड है कि नहीं है ना, या फिर इसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, या जो मैंने पैसे लगाए इस प्रोडक्ट पे वो सही में बेनिफिशियल है। तो ये स्मार्ट कंज्यूमर की बेसिकली आप देखेंगे एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा आपको दिक्कत आ रही है तो कंप्लेन कहां करना है भाई, मान के चलिए मेरी कार में थोड़ा एसी का प्रॉब्लम आ गया था, तो मुझे पता है एसी में प्रॉब्लम आया है, तो मैं सीधा कहां चला गया, सर्विस सेंटर चला गया, और मेरी कार वारंटी में थी तो मैंने बोला भैया इस सर्विस सेंटर वालों इसको जल्दी से कर लो, है ना। तो बेसिकली ये चीज आपका क्या है, ये आपकी एक तरह से वो है। दूसरा आप देखेंगे जो है आप क्या करेंगे, सेलेक्टेड चीजें भी आप क्या करते हैं, बेसिकली वो चीजें आप करते हैं। तो यहां पर जो बेसिकली सही आंसर है हो जाएगा पहला वाला, बीइंग अडेप्ट एट रिकॉग्नाइजिंग सबटल एंड नॉट सबटल फॉर्म ऑफ मैसेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना। तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन का आंसर, है ना, कि स्मार्ट कंज्यूमर बेसिकली होता क्या है, जो हर चीज सोच समझ के करे और चीजें करके करे, है ना। देखिए अभी तो 15 दिन का समय है, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, वही सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। कॉग्निटिव डाटा क्या होता है, देखिए कॉग्निटिव का मैंने आपको मीनिंग बताया ही है ना। कॉग्निटिव मतलब दिमाग से जो बेसिकली आपका जो डाटा है वो आपका कॉग्निटिव डाटा है ना। जैसे कॉग्निटिव डोमेन होता है ना, वैसे ही कॉग्निटिव डाटा है। नॉर्मली डाटा मान के चलिए आप बस उसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। जी हाँ, जो किशोर शिक्षार्थी है उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या होती हैं। जो किशोर शिक्षार्थी है उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या होंगी, ये आपको बताना है। हाँ चलिए, किशोर, आपने सभी ने देखा होगा किशोर बच्चा वो बच्चा होता है जिसकी एज 12 से 18 हो, है ना। टीन जिसको कह सकते हो आप, 12 से 18 वाला वो किशोर है बेसिकली, है ना। और किशोर में आप देखेंगे किशोर को पढ़ाने के लिए फॉर्मल के साथ साथ नॉन फॉर्मल लर्निंग की जरूरत होती है। तो भाई आप फॉर्मल के साथ साथ क्या क्या करते हो, फॉर्मल प्लस नॉन फॉर्मल दोनों ही करते हो किशोर के लिए। केवल फॉर्मल नहीं देना, आपको दोनों ही लर्निंग देनी पड़ेगी, नॉन फॉर्मल प्लस फॉर्मल करोगे, है ना। उसके अलावा आप देखोगे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है किशोर का, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाई करता है बेसिकली। आप देखोगे किशोर जो है आपका वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है, इसके ऊपर होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, वहां पे नहीं जाना है अभी हमको। तो अगर मैं इसकी बात करूं विशेषता की, तो इमोशनली आप देखोगे ज्यादा एम्बिशन होता है ना, कि बच्चे अच्छी चीजें किशोर अवस्था में ही सीखते हैं और बुरी चीजें भी यहीं पे सीखते हैं। तो इमोशनली थोड़ा सा फूल होते हैं किशोर बच्चे। तो दे आर प्रॉब्लम सेंटर बोल रहा है, सीक अप्रूवल, अटेंशन, सोशल पोजीशन विद पीयर्स, सेल्फ कॉन्शियस, बीइंग सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म, द डिजायर फॉर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी एंड लर्निंग बाय मेमोराइजिंग फैक्ट एंड रूट लर्निंग। अब आपको बताना है इसमें से भाई कौन सी विशेषताएं हैं। चलिए ए बोल रहे हैं 1 2 3 4, बिल्कुल सही आंसर है 1 2 3 4, पांचवे को छोड़ के बाकी सब इसकी विशेषताएं हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं पहली इमोशनल की, तो इमोशनल में जाहिर सी बात है उन्हें फ्रीडम चाहिए। आप बच्चों को डांट नहीं सकते 12 से 18 वाले कि तुम्हें कहीं जाना है पापा, मुझे मूवी जाना है। तो एक होता ना इमोशनल रहता है कि फ्रीडम चाहिए होती है, क्योंकि हम हमेशा से कैसे में रहते हैं, वो बंदे रहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लगता है बड़े हो गए, नहीं हम सब कुछ कर सकते। तो एक होता है ना इमोशनली, तो फ्रीडम उनको चाहिए, है ना। इसके बाद उनको लगता है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो चुका, मैं कर लूंगा। इसी प्रकार सोशल की बात करें तो सोशल में आप देखेंगे कि बेसिकली वो क्या करते हैं, इमोशनल टेंशन और ये सब चीजें झेलते आते हैं। तो वो चीज भी आपकी यहां पर है ना। इसी प्रकार एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक में भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वहां पर आती हैं।
कई बार रिजल्ट नहीं अच्छा आता तो पेरेंट्स आके वो करते हैं, है ना, हर चीज उसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा क्या हो गया, क्यों दिक्कत आई रही थी, क्यों तुम बंक मार रहे थे, स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तो ये सब चीजें एकेडमिक प्रॉब्लम में भी देखने को मिलती हैं, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे कॉग्निटिव की बात करूं तो जाहिर सी बात है रटना आपका कब होता है, ये मेमोरी लेवल पे सही रहता है जब आप छोटे बच्चे होते हो, वहां पर आपका सही रहता है कि लर्निंग बाय मेमोराइजिंग, तो वो मेमोरी लेवल पे होता है। तो यहां पर इसलिए फिफ्थ छोड़ दो, बाकी सब जो है एक तरह से आपकी एक एडोलेंस की जो है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं, है ना, तो याद रखिएगा। चलिए सर माधवराव सिंधिया से लग रहे हैं आज, सर जी आज माधवराव सिंधिया से लग रहे हैं, अच्छा ऐसा क्यों भाई चलो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बेवियर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। भैया इफेक्टिव टीचिंग का जो की बेवियर है ना, प्रमुख व्यवहार जो है प्रभावी शिक्षण का, उसका क्या योगदान है। पहला है समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट ने बोला उसको समराइज करके बता देना। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एलोबोरेट द आंसर, स्टूडेंट को बोलना भैया जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, मोटिवेट करना बेसिकली। यूजिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, डायरेक्ट पूछ लेना, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसी प्रकार बोला जा रहा है एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए जल्दी बताइए इफेक्टिव चीज कब होगी। हाँ, इफेक्टिव चीज कब होती है, कोई भी चीज इफेक्टिव कब है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको इफेक्टिव क्यों लग रही है, क्योंकि मैं आपको चीजें बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वाइज मैं आपको चीजें बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको वैलिडिटी बताई थी शुरुआत में कि वैलिडिटी क्या होती है, फिर मैंने उसमें वैलिडिटी के टाइप बता दिए कि इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, फिर मैंने उनको इंडिविजुअली समझाया। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक टीचर हूं, मुझे ये चीज पता है कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखना अच्छा लगता है, और यही एक तरह से क्या है इफेक्टिव टीचिंग का की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन लॉजिकल स्टेप बाय प्रेजेंटेशन। तो कोई भी चीज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ाऊंगा, तभी आपको समझ आएगा। अगर मैं यहां पर हलवा मचा दूं, खिचड़ी बना दूं कि नहीं, मैं डायरेक्ट बता दूं एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है लेकिन वैलिडिटी नहीं बताऊं, तो आप बोलोगे कि सर मजा आया, नहीं आया। तो वही चीज है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें अगर आप चीजें समझाते हो तभी आपकी वो टीचिंग क्या कहलाती है, इफेक्टिव कहलाती है। तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा कि भाई इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जल्दी से 100 लाइक कर लो यार, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, इतनी एनर्जी से, तबियत खराब है उसके बावजूद भी थोड़ा लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। 100 लाइक का टारगेट पूरा कर दो आज। चलो नेक्स्ट है Which of the following statement is true about evaluation? जी हाँ, मूल्यांकन के बारे में कौन सा सत्य सही है। मूल्यांकन की बात हो रही है, इवैल्यूएशन की बात हो रही है, अब आपको बताना है कौन सा यहां पर ट्रू है। पहला है कि भाई साहब, हाँ चलिए पहला यहां पर देखिए, पहला यहां पर दे रखा है इवैल्यूएशन में, है ना, क्या है evaluation is wider concept of testing, measurement, examination. Evaluation help determine the potential ability and interest of children. या evaluation improve attitude, habit, appreciation, interest, manipulative skill and understanding of children. चलिए बताइए क्या है भैया evaluation। हाँ, तो मेरे हिसाब से आप बोलोगे सर सभी है, बिल्कुल डी इसका आंसर दे दो, खत्म करो, बात खत्म करते हैं। बिल्कुल यहां पर बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा भाई, सभी के सभी हैं। भाई इवैल्यूएशन से पहला चीज आप क्या करते हो, मेन काम तो होता है आपका इवैल्यूएशन से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना, है ना। जैसे मैं बात करूं कि मैंने एक पेपर सेट किया, तो उससे आपका एटीट्यूड के बारे में पता चल जाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है ना। आपकी हैबिट के बारे में पता चल जाएगा, आपके पढ़ने के तरीके के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसी इवैल्यूएशन किया जाता है। इसी प्रकार लर्नर को खुद के बारे में पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूं, अगर मैं टेस्ट ले लूं खड़े पे आके, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे
ये सब चीजें हैं। साथ में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे रिजल्ट देख के भाई साहब कि अरे यार बच्चे ने सेट क्वालिफाई कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया। तो क्या है इवैल्यूएशन, यही तो है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेइंग मेंशन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल एड इन टीचिंग। विजुअल एड के बारे में इनमें से कौन जो है सेइंग मेंशन के लिए आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में दृश्य सहायता के लिए महत्वपूर्ण उल्लेख करता है। चलिए बताइए क्या होगा भाई। पहला बोल रहा आई हियर आई फॉरगेट। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ना यूजीसी नेट में है ना सेट में है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्के बढ़िया से लगा सकते हो, और तुक्के भी लगाना तो बी और सी लगा के देखना। जनरली साइंटिफिक रिसर्च कहती है ऑफलाइन पेपर अगर आपका है तो वहां पर ज्यादातर चांसेस जो होते हैं बी और सी के होते हैं। अभी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा एक साइंटिफिक रिसर्च पे कि कैसे तुक्के लगाएं, एक वीडियो लेके आऊंगा अभी मैं आप लोगों के लिए। तुक्के नहीं बोल सकते उसको, एक साइंटिफिक मेथड बोलते हैं कि बी और सी कैसे सही होते हैं या फिर बाकी चीजें कैसे होती हैं, है ना। बाकी यहां का तो आपका पता है आई सी आई रिमेंबर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बिल्कुल, है ना। टीचर जो है पावर ऑफ विजुअल जो होता है यहां पर आप यूज करते हैं, है ना। आई हियर कब के लिए होता है, जब आप चीजें सुनते हो, है ना। जब आप चीजें सुनते हो, कोई गाना सुन लिया, कोई टेप रिकॉर्डर से आपने कुछ चीजें सुन ली, तो आप वो देख लेते हो कि अरे मैडम ये कहीं सुनेला लगता है ना। वो मूवी होता ना कि आवाज कहीं सुनहली लगती है, तो आप बोलते हो ना लेकिन मैं भूल गया हूं ये आवाज सुनी है। ऐसे ही होता है कि मैंने इस चीज को देखा था, तुम्हें मैंने रोहित सर की क्लास में देखा था शायद, तो आई सी आई रिमेंबर, मैंने तुम्हें देखा था लेकिन तुम मुझे अभी तक याद हो, है ना। इसी प्रकार आपका आई रीड एंड आई अंडरस्टैंड, है ना। सॉरी आई रीड बट आई फॉरगेट, मैंने किताब में पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया मैडम जी, है ना। तो वही चीज आपका यहां पर दे रखा है। हाँ, इसी प्रकार आई डू आई अंडरस्टैंड, तो ये तो यार बेसिक है कि भाई मैंने कोई चीज की है उसको मैं समझ सकता हूं, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। जब आपने कोई चीज लर्न की हो तो आई डू और आई वो। नेट का फॉर्म कब निकलता है, नेट का फॉर्म देखिए, एक तो आपका एग्जाम जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। जून वाले का फॉर्म मार्च के आसपास आ जाता है, फरवरी मार्च के आसपास। दिसंबर वाले का सितंबर अक्टूबर के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा नेट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ लेक्चर कम डिस्कशन मेथड विल टीचिंग साइंस, है ना। लिमिटेशन की बात हो रही है भाई साहब, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड की। बोला जरा इट क्रिएट डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन क्लास, डेवलप इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट, bring about attitudinal change among student और it helpful for mature students only। चलिए बताइए क्या होगा भाई साहब इसका। हाँ, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। हाँ, डिस्कशन मेथड क्या होती है, ग्रुप डिस्कशन है जैसे, है ना। वो लेक्चर कम डिस्कशन मेथड है ना। ग्रुप डिस्कशन क्या है, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड है। चलिए जल्दी बताइए। हाँ, बी 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 बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं बच्चे यहां पर। हाँ देखो, डिस्कशन मेथड की अगर आप लिमिटेशन देखेंगे तो भाई पार्टिसिपेंट जो होते हैं पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। कुछ बच्चे क्या होते हैं थोड़े शाय होते हैं तो बोल नहीं पाते, तो ये एक तरह से लिमिटेशन है ना। जनरली आप देखेंगे ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है डिस्कशन मेथड, क्योंकि छोटे बच्चों में समझदारी होती नहीं है और वो चिल्ला चोट करने लग जाते हैं। भाई लड़ाई होने लगती है डिस्कशन में टीचर से ही कि नहीं सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, आप कैसे गलत पढ़ा रहे हैं, मैं सही हूं सर। तो वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। डिस्कशन मेथड जो होती है जनरली आपकी किस लिए हेल्पफुल होती है, मैच्योर स्टूडेंट्स के लिए ओनली। जो मैच्योर होते हैं, चीजों को समझते हैं, उनके लिए डिस्कशन मेथड बेस्ट है।
अब आप उन बच्चों को बता रहे हो जो छोटे बच्चे हैं, अब उनसे आप डिस्कशन करोगे तो कभी जीत पाओगे? आप कभी नहीं जीत पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे इस क्लास में, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल नेट और सेट का सिलेबस सेम ही है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का फर्क होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन होना चाहिए जब आप डिस्कशन करवाते हो, है ना। हाँ चलिए, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, नंबर सीरीज का बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं अच्छे से। 13 है, 16 है, 21 है, 28 है, क्वेश्चन मार्क है, 48 है और 61 है। अब आपको बताना है क्या होगा। 13 से 16 प्लस 3, 16 से 21 प्लस 5, 21 से प्लस 7, 28। अब यहां पर जाहिर सी बात है 3, 5, 7, यहां पर होगा 9, तो 28 प्लस 9 हो जाएगा आपका 37। अब यहां पर आप देखिए 11 का प्लस हो रहा है 11 प्लस, बिल्कुल आंसर हो जाएगा क्या? 37। 37 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो प्राइम नंबर यहां पर क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। हाँ सर, ऐप में आईसीटी के टेस्ट ओपन नहीं हो रहे हैं, एक बार मैं चेक करवा लेता हूं। अगर आईसीटी के नहीं हो रहे मैं ओपन करवा दूंगा आपके, है ना। क्या उसमें कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या? नॉट पब्लिश इस तरह से आ रहा है क्या? अगर इस तरह से आ रहा है तो मैं करवा दूंगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिए दे रखा है कि रिटेलर ऑफर फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर ऑफ इंडियन आइटम। भैया 3 तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, बोल रहा है अंडर विच स्कीम द सेलिंग प्राइस विल बी मैक्सिमम। सेलिंग प्राइस किस केस में सबसे ज्यादा होगा ये आपको बताना है यहां पर। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हाँ अभी उसमें और अपडेट करवा देता हूं मैं, उसमें अभी शायद अपडेट नहीं हुए हैं तो मैं अपडेट करवा देता हूं। लेक्चर कल परसों तक उसमें, कल ही तक उसमें और अपडेट करवा देता हूं मैं, है ना। मे भी अपडेट नहीं हुए हो। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा भाई। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, है ना। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला है। 20% के 2 डिस्काउंट दोगे तो जाहिर सी बात है 20 गुणा 20, ये आपका हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर 40, 40 माइनस 4, 36% का डिस्काउंट होगा, है ना। पहले केस में 36% का डिस्काउंट होगा। दूसरे केस में देखो 20% फिर 10% का डिस्काउंट, है ना। 20 गुणा 10 बटा 100, ये हो जाएगा 30 माइनस 2, ये होगा 28% का डिस्काउंट, या 28% का डिस्काउंट होगा। और तीसरा जो है सिंगल डिस्काउंट 30% का। तो सबसे कम डिस्काउंट वो होगा, वही सबसे हाईएस्ट आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो सबसे कम डिस्काउंट किसमें मिल रहा है भाई? 28% सबसे कम है, उसके बाद 30%, उसके बाद सबसे ज्यादा डिस्काउंट है 36%। तो जाहिर सी बात है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे कम डिस्काउंट वाला, यानी बी ऑप्शन। तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है डिस्काउंट का, याद रखिएगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100, बस और कुछ मत याद रखो, ये याद रखो, क्वेश्चन अपने आप हो जाना है। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन ये वाला। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? हाँ बिल्कुल, समझ गए ना भाई। कोई भी वैल्यू होती है 100 रुपए होती है, मार्क प्राइस 100 रुपए। अब 100 में 36 रुपए का डिस्काउंट दिया तो पहले केस में 64 रुपए में उसने बेचा है, दूसरे केस में उसने कितने में बेचा? 72 रुपए में बेचा, और तीसरे में उसने 70 रुपए में बेचा। तो सबसे ज्यादा रुपए जो है किसमें बेचा? सेकंड वाले में बेचा है ना। तो आप उसे कर सकते हैं। सर मैथ्स और डीआई क्या बोल रहे हो पे ज्यादा फोकस करें या ज्यादा याद करने पर? देखिए अगर आपको 100% श्योर शॉट मार्क्स चाहिए तो आप 4 टॉपिक पे फोकस कीजिए। एक मैथ्स हो गया, दूसरा डीआई हो गया, तीसरा रीजनिंग हो गया, और चौथा आपका आरसी हो गया। इन 4 को अगर आपने 100% कर लिया ना तो यहां पर 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। यहां पर 100% मार्क्स आएंगे अगर ये 4 टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए हैं। 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है अगर आपने अच्छे से कर लिया तो।
लेकिन बात आती है किसकी, दूसरे टॉपिक की, जैसे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस बना लोगे ना तो 4 क्वेश्चन सही करने की संभावना हो जाएगी। रिसर्च में थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि रिसर्च में चीजें कम समझ में आती हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन भी फिर भी यहां पे आप बना सकते हो गिरी हालत में, उससे कम तो नहीं कर पाओगे। रही बात आईसीटी, हायर एजुकेशन और एनवायरमेंट, तो इसमें आपको चीजें याद करनी है ज्यादा से ज्यादा, इसमें चीजें याद करनी है। यहां पर आपको केवल रटना है, समझना कुछ भी नहीं है, केवल रटना है। यहां पर आपको समझना भी है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो समझना भी है, यहां पर प्रैक्टिस जरूरी है ना। तो ये चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला है 80 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रेन 60 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करती है और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करती है। तो यात्रा की जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, वो आपको यहां पर बतानी है। एवरेज स्पीड यहां पर आपको बतानी है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सिंपल है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई साहब, एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है टोटल, देखिए 80 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है ना। टाइम, टाइम क्या होता है बेसिकली, टाइम अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला आप देख रहे हो कि 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से, तो 60/40 टाइम हो गया। दूसरा 20 किलोमीटर आप रिमेनिंग दूरी जो है 20 की स्पीड से कर रहे हो, है ना। 20 किलोमीटर बचा तो 20 की स्पीड से कर रहे हो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80/3/2 यानी 1.5 कर लो, और ये हो जाएगा कटकर 1, ये हो जाएगा 80/2.5, 80/2.5 दशमलव हटाएंगे, ये हो जाएगा 800/25। 800 को लिख सकते हो 8 गुणा 100/25, 25 चौको 100, 8 चौको 32 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, आपकी स्पीड आ जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से कर सकते हो आप, तुरंत में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये आपने आंसर तुरंत में कर लिया। अब इसी को आप दूसरी मेथड से करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो कि 40 की स्पीड से और 20 की स्पीड से, या फिर आप 20 की स्पीड से 40 की स्पीड से, एवरेज हो गया x, 20 वाले से कितना चले, 20 चले हो, 40 वाले से कितना चले, 60 चले हो, रेशियो में रहेगी वैल्यू ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20 या 60, तो जाएगा 40 माइनस एक्स बटे x माइनस 20 बटे 1/3। सॉल्व करोगे 120 माइनस 3x बराबर x माइनस 20, ये हो जाएगा इधर जाने पर 4x बराबर 140, x बराबर आ जाएगा 35, और 35 ही आएगा, हाँ 35 आएगा। चलो, तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, 3:2 है, 20 एकम 20, 20 या 60, है ना, 3:4 है और 40:2 है। तो इसको एक काम करो, आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे में गलत आएगा आंसर, सही नहीं आएगा। ये मेथड ही कर लो, सबसे बेस्ट। डिस्टेंस बाय टाइम जो होता है वो आपने डायरेक्ट लगा दिया, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 32 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। अगला है, एक पाइप को टंकी 11 घंटे में भर सकती है, तली में छेद होने के कारण 13 घंटे में पानी भर जाती है। ड्यू टू लीक द बॉटम इज फिल्ड इन 13 आवर एंड कंप्लीट एम्प्टी होने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है भाई। अगर पाइप खुला रहता है तो 11 घंटे में भरता है ना। पाइप आपका, अब जाहिर सी बात है टंकी में छेद, तो 13 घंटे में टंकी भर रही है। अब आपको बताना है कि भैया जो टंकी है बेसिकली कितनी देर में भरेगी, तो कुछ नहीं है भाई, आप देखो यहां पर ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है, ए माइनस बी, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो ये 11 से भर रहा है और ये 13 से भर रहा है ना। एलसीएम आएगा 11 और 13 का कितना, 11 गुणा 13 143 आ जाएगा। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 13 और इसकी स्पीड हो जाएगी 11। ओवरऑल देखा जाए तो ये 13 से भरेगा और ये 11 से खाली कर भरेगा,
तो 11 से खाली कर रहा है इसका मतलब भर रहा है, इसका मतलब 2 से ये क्या कर रहा है, बी वाला खाली कर रहा होगा, है ना। तो 2 से खाली करेगा तो टोटल खाली करना 143 है, 2 से कर रहा है तो 143/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर से देख लीजिए ये भी क्वेश्चन, 11 से ये भर रहा है, 13 से दोनों भर रहे हैं, एलसीएम लिया 143 से भर रहा था, तो ये ओवरऑल 13 की स्पीड से भरेगा और ये दोनों मिलके 11 की स्पीड से भरेंगे। इसका मतलब ये है अकेला 13 से भरता है, दोनों मिलके 11 से भरते हैं, तो ये 2 से खाली कर रहा है। अब 2 से खाली कर रहा है तो जाहिर सी बात है 143 खाली करना है, तो टाइम हो जाएगा 143/2, 143/2 आंसर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5। 4 वर्ष पहले की बात हो रही है ना, 4:5 था ए और बी का। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद बोल रहा है कितना हो गया, 8 वर्ष के बाद रेशियो बोल रहा है 11:13 हो गया, है ना। तो बोल रहा है उनकी प्रेजेंट एज का सम क्या होगा, योग क्या होगा। तो पहले तो आप देखिए डिफरेंस अगर सेम चल रहा है तब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप अंतर देखेंगे 11 और 4 का अंतर जो है होगा वो 7 होगा, जबकि 5 और 13 का अंतर 8 होगा, डिफरेंस सेम नहीं है। तो उस केस में सेम बनाते हैं, कैसे सेम बनाते हैं ध्यान से देखिए, ऊपर वाले का डिफरेंस 1, नीचे वाले का डिफरेंस 2, इसका ऊपर गुणा कर दो नीचे वाले का ऊपर में, ऊपर वाले का नीचे में, तो डिफरेंस सेम बनेगा। मतलब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हो गया। सेम यहां पर ये 11 और 13 ही रहेगा। अब देखिए डिफरेंस यहां पर कितने का हो गया, 3 यूनिट का डिफरेंस हो गया। ये 3 यूनिट इक्वल कर दीजिएगा टोटल टाइम के। टोटल टाइम क्या है, 4 साल पहले और 8 साल बाद, 4 साल पहले और 8 साल बाद, तो 8 और 4 12, 3 यूनिट हो गई 12 की, 1 यूनिट हो गई 3 का 3, 3 चौको 12, 1 यूनिट आ गई 4 की। अब यहां से आपका जो रेशियो है उससे वो वैल्यू आ गई, 4 साल पहले की निकाल सकते हो आप और 8 साल बाद की निकाल सकते हो। अब जो आपको निकालना है वो निकाल लीजिए। मैं 4 साल पहले की निकाल लेता हूं, तो 4 साल पहले कितने का हो जाएगा भैया, 4 वर्ष पहले इनकी एज हो जाएगी ए और बी की कितनी, 8 गुणा 4, 10 गुणा 4, ये 32 का होगा, ये 40 का होगा। प्रेजेंट एज में 4 और जोड़ दो तो ये प्रेजेंट एज हो गई कितनी, 36, और ये हो गया 44। दोनों का योग पूछा है, 36 + 44 80, आंसर 80 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 80, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। आंसर हो गया 80, 80 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया 80। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं है ना। हाँ देखिए जो शीट रहेगी आपकी साथ में ही मिलेगी, उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, बट मैं कहूंगा आप हमेशा लास्ट के लिए बिल्कुल वेट ना करें, साथ के साथ में ओएमआर भरते जाएं, वो ज्यादा सही रहेगा। 5 क्वेश्चन की ओएमआर भर दीजिए, उसमें आपका रिस्क नहीं रहेगा। आप सोचोगे कि मैं लास्ट में ही ओएमआर भरूं तो वहां पर रिस्क हो जाएगा, इसलिए साथ के साथ में ओएमआर भरते जाओ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा और कंफ्यूजन की बात नहीं होती है। लास्ट में क्या होता है, हड़बड़ी में अगर एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ ना तो पूरा सीक्वेंस गलत हो जाने की संभावना है। इसलिए साथ के साथ में आप क्या करते जाइएगा, भरते जाइएगा और टेंशन फ्री रहिएगा। नहीं तो आप सोचोगे इकट्ठा मैं 50 क्वेश्चन भरूंगा तो नहीं होगा भैया, एक एक करके साथ में भरते जाएगा। रूपाली जी गुड इवनिंग, साक्षी जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को क्लियर है। अगर डिफरेंस सेम आ जाता ना यहां पर तो आप यहीं पर इक्वल कर देते 12 के, लेकिन डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम बनाया। ऊपर का रेशियो का डिफरेंस 1, नीचे का 2, मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 8 3 11, 10 और 3 13, डिफरेंस सेम। 3 यूनिट कितने की, 4 साल पहले 8 साल बाद, 12 वर्ष। 1 यूनिट 4 की, 4 वर्ष पहले की निकाल ली, 32 और 40, प्रेजेंट हो जाएगी 36 और 44, टोटल हो गया आपका 80। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एनईएक का फुल फॉर्म पूछा है। मैं एक वीडियो ले आऊंगा कल परसों में, एक ओएमआर शीट पे वीडियो ले आऊंगा कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं,
ताकि आपको चीजें क्लियर रहे, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, गलत भी कर सकते हो, है ना। तो एक वीडियो में ले आऊंगा OMR शीट को कैसे फिल करना है और किस तरह से आपको चीजें करनी है। देखो जो चीज हो रही है वो तो करते जाओ, बाकी के लिए बाद में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एनिएक बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी भैया, है ना, तब इसको बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी तब इसको बनाया गया था, और बनाने वाले में जो देश है वो था यूएस, और यूएस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन मुचली। जी हाँ, जॉन मुचली जो थे बेसिकली वहां के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बेसिकली आपका ये बनाया। साथ में जेपी एकट थे, है ना, एकट करके एक और थे, जे एकट करके ये भी थे एक व्यक्ति, है ना, ये दोनों थे। इसके अलावा ये चीज आपकी बनाई गई, तो इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, बिल्कुल। और पहली बार आप देखेंगे तो पब्लिक के लिए 1946 में 1946 में से सामने लाया गया था, 1946 में से पब्लिक के सामने लाया गया था। और याद रखिएगा जनरली वर्ल्ड वॉर 2 के समय इसे बेसिकली आपका बनाया गया था उस टाइम पे कंप्यूटेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट है, फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर ऑन नेटवर्क अगेंस्ट। फायरवॉल का यूज किस लिए किया जाता है? तो मेरे हिसाब से सभी को पता है फायरवॉल का यूज किस लिए किया जाता है भाई साहब। हाँ, फायरवॉल सिस्टम किस लिए यूज किया जाता है? ताकि आप अनऑथराइज एक्सेस को रोक सके, है ना। तो ये सभी को क्लियर होगा, फायरवॉल का जो यूज होता है अनऑथराइज नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, बेसिकली आप देखेंगे उनको रोकने के लिए आपका होता है। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में क्लियर है। अगला है, व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेजेस ऑन www में अपने वेब पेज डालने के लिए क्या चाहिए? कनेक्शन ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, या सब कुछ चाहिए भाई साहब? जल्दी बताइए। हाँ, आपको वेब पेज अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे, तो भैया इंटरनेट तो चाहिए चाहिए, साथ में ब्राउजर भी चाहिए, साथ में सर्वर भी चाहिए, ऑल दी अबव चाहिए। कोई भी वेबसाइट आप बनाते हो बेसिकली, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी ऑल एग्जाम प्लेस की वेबसाइट बनाई, allexamplace.in, ये मैंने बनाई, है ना। अब मुझे इसे एक्सेस करना है तो पहले तो इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। अब इंटरनेट होए लेकिन ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम हो या कोई दूसरा ब्राउजर हो, ब्राउजर भी चाहिए। सर्वर इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे कोई कंटेंट अपलोड करूंगा तो कहां पे होगा, मेरी वेबसाइट कहां पे होस्ट होगी, कहीं तो ठिकाना होगा ना। तो बेसिकली वो सर्वर है, सर्वर भी चाहिए, बिना सर्वर के आप कैसे होस्ट कर पाओगे चीजें। खत्म। नेक्स्ट है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। द यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कैम इनटू एक्सिस्टेंस इन टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ टीचर। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर हैव अंडरगो बोथ ओरिएंटेड एंड रिफ्रेश कोर्स। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। चलिए, हाँ, 1953 में यूजीसी आया था, आप सभी को पता है। यूजीसी जो आया 1953 में आया, बाद में बिल आ गया 1956 में, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है ना। और पहला बोला जा रहा है कि भैया यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जो है ये चालू किया गया। तो बात करें कब की, न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 की, 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस टाइम पे मेन जोर जो दिया गया था टीचर ट्रेनिंग को दिया गया था, जिसके कारण क्वालिटी चीजें बच्चे सीखें। तो 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसमें एक आ गया। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि भैया वो किया गया। दूसरा यहां पर आप देखो बोला जा रहा है कि भाई साहब जो आपका होगा उससे क्या होगा, इंप्रूव होंगी चीजें। तो बिल्कुल उन्हें ओरिएंटेशन कोर्स और रिफ्रेश कोर्स दोनों मिलता है, तो यहां पर ए करेक्ट हो जाना चाहिए ऑप्शन, है ना। दोनों ही यहां पर क्या है, करेक्ट है ना। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहां पर है ना। क्योंकि आप देखेंगे जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जैसे पेडागॉजी हो गया,
एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई, फिलोसॉफी हो गई, सोशलो एंड पॉलिटिकली चीजें हो गई, ये सब आपकी ओरिएंटेशन चीजें कहलाती हैं, है ना। उसके बाद फिर जो क्लासरूम प्रॉब्लम हो गई, है ना, वो सब चीजें आपकी क्या आती हैं, वो आपकी रिफ्रेश कोर्स में आपकी चीजें आ जाएंगी। जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है तो उसकी ट्रेनिंग, लेकिन जो कॉमन ट्रेनिंग है वो तो एक जैसी होती है ना, जिसे ओरिएंटेशन कहते हैं। तो बोथ यहां पर करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। बोला जा रहा है चूज द ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट की बात हो रही है भैया, क्वेश्चन आ सकता है ओरिएंटल लर्निंग पे, है ना। हाँ चलिए बताइए, पहले तो ओरिएंटल लर्निंग होती क्या है ये आपको बताना। ओरिएंटल लर्निंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे यहां के लिटरेचर है, कल्चर है, उससे चीजें सीखना, वो बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, ओरिएंटल लर्निंग कहलाती है। जो हमारा कल्चर था, जो हमारे लिटरेचर थे पुराने, जो साहित्य थे, उनसे हम चीजें सीख रहे हैं, वो ओरिएंटल लर्निंग है। अब आपको बताना है यहां पर कौन कौन सी जो है आपको बताना है ना। पहले बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी की। एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो इसकी शुरुआत मेरे हिसाब से 1784 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत की गई थी बेसिकली, है ना। और सेकंड है माइथिक सोसाइटी। माइथिक सोसाइटी की शुरुआत साउथ इंडिया में 1990 के दशक में, है ना, 1900 के दशक, 1909 के आसपास मेरे हिसाब से की गई, है ना, जिसमें एफ जे रिचर्ड करके व्यक्ति थे। एफ जे रिचर्ड करके एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा शुरुआत की गई थी, ये याद रखिएगा, है ना। इसके बाद इन्होंने डेली मेमोरियल हॉल जो है, जिसे बेसिकली वो किया गया 1917 में, है ना। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर और सीवी रमन इसके साथ जुड़े, है ना, तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही मद्रास संस्कृत जो कॉलेज है आपका, ये 1906 में, है ना, मद्रास संस्कृत कॉलेज जो है बेसिकली आपका 1906 में, सॉरी, मद्रास संस्कृत कॉलेज 1906 में चालू किया गया था, याद रखिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका ए, बी और डी होना चाहिए। ए ऑप्शन यहां पर सही है। सी जो है तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है ये नहीं है ना, सी जो है तेजपुर यूनिवर्सिटी नहीं है ना। तो याद रखिएगा इनकेस कभी क्वेश्चन आ जाए माइथिक सोसाइटी के बारे में, है ना, मद्रास कॉलेज के बारे में, है ना, और मद्रास कॉलेज में शायद कोई कृष्णा स्वामी अय्यर थे, बेसिकली मद्रास कॉलेज के लिए कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर करके थे, इन्होंने शुरुआत की थी 1906 में। और रही बात तेजपुर की, तो तेजपुर जो है बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तेजपुर, और ये 1996 में चालू की गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेसिकली आपकी, ये 1996 में चालू की गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, कहां पे तेजपुर, तेजपुर है असम में, है ना, तेजपुर कहां पे, असम में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डेटर फॉर्म स्टूडेंट टू वेल हायर एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उच्च शिक्षा में छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने में बाधक है। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, एकेडमिक स्ट्रेटजी, कॉम्प्रेसिव एबिलिटी या एकेडमिक डिस्कोर्स। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए मेन रीजन जो होता है हायर एजुकेशन का, वो अगर आप देखेंगे यहां पर, है ना, तो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल जो राजनीतिक अभिविन्यास है, ये इसका सही आंसर है अच्छे प्रदर्शन के लिए। अगर मैं बात करूं यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। ओरिएंटेशन दैट कैरेक्टरिस्टिक
द थिंकिंग ऑफ ग्रुप और नेशन, जो आपके ग्रुप की थिंकिंग को बढ़ाए, नेशन के लिए थिंकिंग को बढ़ाए, वो बेसिकली पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है ना। ये नहीं कि भैया पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ गया। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन का मतलब ही है कि भाई वो किससे, नेशन से जुड़ी फीलिंग है ना, लोगों का सोच जो राष्ट्रवाद के प्रति चीजों को सुधारे, है ना। तो हायर एजुकेशन का मेन मोटो यही रहता है कि एक प्रॉपर तरीके से वो चीजें सीखे और वो चीजों को करें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज बेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, राष्ट्रीय कौशल योग्यता जो है वो किस पे आधारित है। हाँ, कॉम्पिटेंसी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इवैल्यूएशन। हाँ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। हाँ, बी बोल रहे, टेक्नोलॉजी नहीं, वो है कॉम्पिटेंसी पे भाई, क्षमता पे आधारित है बेसिकली, ना कि तकनीकी पे। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है ना, कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल चीजें करना, मल्टीपल चीजें अगर आप करना, या फिर मैं कहूं कोई स्किल से दूसरी स्किल को लिंक करना, यही तो कॉम्पिटेंसी है ना। जैसे आप वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं, है ना, वोकेशनल एजुकेशन करते हैं, ये सब क्या है, कॉम्पिटेंसी है। नमस्कार सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए अगला है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसॉफी आपका जो प्रमाण है वो किसके अंतर्गत आता है ना। प्रमांस मेटाफिजिक्स में आता है, एथिक्स में आता है, एस्थेटिक में आता है, एपिस्टेमोलॉजी में आता है, ये आपको बताना है। प्रमाण किसमें आता है। हाँ, प्रमाण प्रूफ, प्रमाण मतलब प्रूफ, प्रमाणित करके दिखाइए बोलते ना हम। हाँ, चलिए आपने एपिस्टोमोलॉजी पढ़ी है ना। एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है, एपिस्टोमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। भाई किसकी ब्रांच है एपिस्टोमोलॉजी जो है, ये किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है बेसिकली किसकी, फिलोसॉफी की, है ना। फिलोसॉफी की ही ब्रांच है बेसिकली आपकी एपिस्टेमोलॉजी, है ना। और इसके अंतर्गत चीजें आपकी आती हैं, है ना। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो प्रमाण आता है। प्रमाण का मतलब क्या है, प्रूफ। कोई भी चीज आपको नॉलेज है तो उसमें प्रूफ होना चाहिए। अब प्रूफ भी देखेंगे, प्रमाण भी देखेंगे ना, तो 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं, आप देखिएगा। प्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, परसेप्शन, है ना, जो हमने देखा, जो हमने सूंघा, है ना, वो आपका होता है प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसे ही होता है अनुपमा, अनुमना, है ना, अनुमान, जिसको हम कहते हैं कि भैया अनुमान, कहीं पे आग लग गई तो उसकी हमें क्या, वो धुएं की खुशबू आने लगी, तो ये भी प्रमाण है, अनुमान लगाया हमने। फिर है उपमान। उपमान क्या होता है, किसी चीज से हमने कोई ऑब्जेक्ट निकाला, वो उपमान कहलाता है। ऐसे ही होता है शब्द। शब्द मतलब आपका कोई भी हमने वर्ड बोला, है ना, उसका जो सेंटेंस है वो शब्द कहलाता है। तो वो भी एक तरह से क्या है कि शाम ने कहा कि कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा, तो ये क्या है, प्रमाण है ना, शब्द में आपने कहा था। ऐसे ही आपका अर्थपति। अर्थपति मतलब क्या आता है, सेट ऑफ, जैसे मैंने बोला कि अर्थ वाली चीजें निकालना, कि भाई मैं किसी दोस्त के घर गया, उसकी मम्मी ने कहा राम आज घर पे नहीं है, तो ये अर्थ निकाल दिया कि राम घर पे नहीं है, तो वो चाय सुट्टा पे बैठा होगा, चाय पी रहा होगा। तो आपने क्या निकाल दिया, अर्थ निकाल दिया। आप सीधे कहां पहुंच गए, चाय सुट्टा पे पहुंच गए, और वहां देखे वो बैठ के मस्त चाय पी रहा था किसी दोस्त के साथ में। तो वो बेसिकली आपका क्या हो गया, वो बेसिकली आपका अर्थपति हो गया, जिसे इंप्लीकेशन भी कहते हैं। तो ये कुछ टाइप ऑफ प्रमाण होते हैं जो 6 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इन इंडियन फिलोसॉफी शब्द का मतलब क्या होता है। शब्द, शब्द का अर्थ क्या है, रिलाइंग ऑन वर्ड, मेजरमेंट, इंश्योरेंस या इंटरफेरेंस। शब्द का मतलब, हाँ
अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने प्रमाण बताए, अभी मैंने प्रमाण बताए। कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। मैंने पहला प्रमाण बताया प्रत्यक्ष, दूसरा बताया अनुमान, तीसरा आपको बताया उपमान, चौथा बताया अर्थ, पांचवा आपको बताया बेसिकली, है ना, और छठवां जो बताया मैंने आपको वो शब्द। तो शब्द बेसिकली क्या है ना, जो भी मैंने शब्द कहे उस पे बिलीव करना, है ना, तो रिलाई ऑन वर्ड शब्द कहलाता है, शब्द पे भरोसा, है ना, जो मैं शब्द पे भरोसा कर रहा हूं, रिलाइंग ऑन वर्ड, वो शब्द है बेसिकली, है ना। जैसे मैंने शब्द कह दिया कोई भी, तो वो बेसिकली शब्द है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। जैसे मैंने बोला ना कि वो घर पे नहीं होगा, शायद स्कूल गया होगा, तो आप कहां जाओगे? बिल्कुल, आप कहां जाओगे? बेसिकली आप जाओगे स्कूल में। तो शब्द क्या है बेसिकली, है ना, रिलाइंग ऑन वर्ड, वर्ड के ऊपर जो है आप क्या करते हो? रखते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल थ्रू फूड चेन रिजल्ट इन टू, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जहरीले रसायनों की सांद्रता का परिणाम हो जाता है क्या? एक्यूमुलेशन, एक्सक्रेशन, बायोमैग्निफिकेशन या एलिमिनेशन? चलिए जल्दी बताइए। हाँ, देखो इसे कहते हैं बेसिकली कोई भी चीज का ज्यादा हो जाना मात्रा में, उसे कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अगर इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि जैसे मैंने फल सब्जियां लगाई या फिर कोई फसल लगाई, मैंने केमिकल के रूप में डीडीटी डाला, है ना, क्या डाला? डीडीटी डाला, है ना, और उसकी को मैंने पानी में मिला के डाला, उसको पानी में मिला के डाला, उससे क्या हुआ कि कीड़े थे, अब डीडीटी को कीड़ों ने खाया, अब वो बेचारे निपट गए। अब ये जो कीड़े निपटे, अभी कीड़े पानी से बहकर कहां चले गए? तालाब में या नदी में चले गए, वहां पर उसको किसने खा लिया? मछली ने खा लिया। अब वो कीड़े क्या खा चुके हैं? डीडीटी खा चुके हैं। अब डीडीटी वाले कीड़े क्या खा रहे हैं? मछली खा रहे हैं, छोटी मछली। अब ये छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, अब ये बड़ी मछली जैसे ही इसको खा रही है ना। अब बड़ी मछली को क्या करेगा? जो पंछी है या जो बर्ड है वो उसको खा लेगा। तो बेसिकली एक तरह से देखा जाए, ये जो डीडीटी है, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या है? बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली आप देखेंगे, इसी को तो बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? सक्सेसिवली हायर लेवल पे जाते जाना। भाई आपने छोटे जानवर को जहर दिया था, अब ये जहरीला बड़े जानवर ने खाया, फिर उससे बड़े ने खाया, फिर उससे बड़े ने खाया, फिर आप इस पंछी को खा लोगे, तो वो जहर या चीजें क्या हो जाएंगी? अपने आप क्या बढ़ रही है? उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ते जा रही है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जी हां, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क जो है ये कब आया आपका? चलिए जल्दी बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब आपका फ्रेम में आया? हाँ, इसका हेडक्वार्टर भी बता दीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, लास्ट मैंने करवाया था हेडक्वार्टर, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, जिसे गुरुग्राम कहते हैं, गुरुग्राम हरियाणा, है ना, याद रखिएगा। और इसका जो मेन है 2017 में इसे लाया गया था, है ना, 2017 में दिसंबर में इफेक्ट हुआ था एग्रीमेंट, है ना, और इसको याद रखिएगा बेसिकली। हाँ, चलिए तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और ये हुआ कब था? 2015 में, 2015 में से अनाउंस किया गया था, है ना, 2015 में अनाउंस किया गया था इससे, है ना। नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रही थी पेरिस में, है ना, इंडिया और फ्रेंच ने इसे बेसिकली आपका अनाउंस किया था। और ये चीज आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें इसको किया गया था। चलिए तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। होपफुली आपने एंजॉय की हो आज की क्लास।
तो प्लीज जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही क्लास मैं आपके लिए लगातार लेते आऊंगा एग्जाम तक के लिए। और आप पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 799 रुपए में 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है। अभी ज्वाइन कर लीजिए, प्राइस बढ़ जाएंगे इसके बाद में फिर, है ना। साथ में टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं 299 रुपए में। जी हाँ, 299 में कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अभी रुक जाइए, थोड़ा सा 2-4 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैराथन भी लगा दूंगा, टॉपिक वाइज भी, है ना। तो वो भी आपकी आ जाएगी, और ये एफएलटी वाली तो चलने ही दूंगा, और जो टॉपिक वाइज है वो अलग से आएगी। चलिए, तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और पीडीएफ, हाँ पीडीएफ के लिए बता दूं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एईपी ग्रुप है, इस पे मिल जाएगी। नहीं चलाते टेलीग्राम तो भैया 7049240399, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे ना तो आपको लिंक आएगा, है ना। जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे लिंक आ जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। और नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके मांग लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर देता हूं। अगर कम बच्चों का आता है, ज्यादा का आता है तो नीचे मैसेज चला जाएगा। तो समझ सकते हो आप भी कि सभी लोगों को एक साथ वो करना इम्पॉसिबल है, तो आप फिर भी कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए।